नमस्कार। मैं जिला बंदोबस्त पदाधिकारी कटिहार आज लाइव पर कटिहार जिला के तमाम वासियों के साथ से मुखातिब हूँ। जिला प्रशासन कटिहार की ओर से सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर के फेसबुक लाइव का एक श्रृंखला चलाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज विशेष सर्वेक्षण को लेकर के मैं स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। आज इस फेसबुक लाइव में मैं प्रयास करूंगा कि विशेष सर्वेक्षण को लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सबों तक पहुंचनी चाहिए उसे मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप सभी जानते हैं कि ये सर्वेक्षण का कार्य, लैंड सर्वे, भूमि सर्वेक्षण का कार्य सामान्यतया लंबे अवधि के बाद ही होता है। ये कोई रूटीन अफेयर नहीं है। कटिहार जिला में यह सर्वे आज से कई वर्षों पहले 1958-60 के आसपास प्रारंभ हुआ था और करीब करीब 66-68 तक यह सर्वे चला। तत्पश्चात कटिहार जिला का सर्वे फाइनल हुआ, जिसे हम लोग रिविजनल सर्वे कहते हैं। रिविजनल सर्वे के आधार पर ही आज की तिथि में कटिहार जिला में राजस्व संबंधित सभी कार्य, लैंड के संबंधी जितने भी कार्य हो रहे हैं, उसी सर्वे के आधार पर किया जा रहा है। काफी पुराना यह सर्वे है। वैसे सर्वे के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि इतिहास इसका ऐसा है कि एक सर्वे सबसे जो प्रमाणिक सर्वे माना गया वो कैडेस्ट्रल सर्वे, काफी वर्ष पुराना, करीब 1880-90 के आसपास प्रारंभ हुआ था और करीब 1920-25 तक ये सर्वे चला। तो वो कैडेस्ट्रल सर्वे, प्रमाणिक सर्वे, एक पुरानी सर्वे है और अभी भी बिहार के कई जिलों में कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर ही कार्य हो रहे हैं। हाँ, आजादी के बाद कुछ जिलों में, करीब 20-25 जिलों में रिविजनल सर्वे का कार्य हुआ और रिविजनल जिसमें कटिहार भी है। और रिविजनल सर्वे के आधार पर इन 20-25 जिलों में जहां रिविजनल सर्वे फाइनल हुआ, उन जिलों में रिविजनल सर्वे के आधार पर राजस्व संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से कटिहार जिला का सर्वे अन्य जिलों के भांति बहुत ही पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी काफी पुराना है। यह 1966-70 के आसपास मान लेते हैं, फिर भी 50-55 साल लगभग इस सर्वे के हो चुका है। और इतने दिनों में सर्वे के बाद आज की तिथि में बहुत ही बदलाव हो चुके हैं। जो हमारा प्लॉट है, जो उस समय प्लॉट की जो स्थिति थी, आज वो काफी बदल चुका है। उस समय जिस प्लॉट के जो मालिक थे, आज वो बदल चुके हैं। परिवारों में काफी विस्तार हुआ है। इस तरीके से नए नए उसके रैयत बन चुके हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी जो पुराने रिकॉर्ड्स हो गए, वो रिकॉर्ड्स भी रैयतों के पास, लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अभी भी विभाग में भी बहुत तलाश करने के बाद कुछ अभिलेख नहीं मिल पाता है। इन सारी स्थितियों के कारण, बीच में इतने वर्षों में अगलगी, बाढ़ इत्यादि के कारण भी लोगों के पास अभिलेख अब नहीं मिलते हैं। और इसका परिणाम हुआ है कि आज भूमि विवाद की स्थिति काफी अधिक है। भूमि विवाद को देखते हुए और इन बदली हुई परिस्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से एक विशेष सर्वेक्षण का प्रावधान का प्रयास प्रारंभ हुआ और आज कटिहार जिला में ये विशेष सर्वेक्षण का जो काम शुरू हुआ, सर्वप्रथम 2022 में लगभग प्रथम फेज में, इस सर्वेक्षण को 2 फेज में बांटा गया। तो प्रथम फेज में बिहार के 20 जिलों में काम शुरू हुआ था, उसमें कटिहार भी एक था। और कटिहार के 3 जिलों में, फलका, कोढ़ा और कुर्सेला के 185 गांवों में, इसमें से 6 गांव को छोड़ दिया जाए तो 78 गांवों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य 22 से प्रारंभ हुआ। आज 2025 में लगभग 69-70 गांवों का प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन भी हो चुका है और शेष गांवों का प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है। आज द्वितीय चरण में, विशेष सर्वेक्षण के द्वितीय चरण में, आज कटिहार जिला के शेष जो 13 अंचल हैं
उसमें भी प्रारंभ हो चुका है। इस प्रकार से कटिहार जिला के सभी 16 अंचलों में बिहार ये विशेष सर्वेक्षण का काम प्रारंभ हुआ है। थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे कि ये सर्वेक्षण जो विशेष सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कारण है इसे विशेष सर्वेक्षण कहा जाता है। देखिए, पहले जो सर्वेक्षण हुआ वो जो पहले जो उपकरण थे, गुनिया, इन चीजों, स्केल, टेप इत्यादि की चेन, जरीब इत्यादि के माध्यम से सर्वे पुराने तरीके से हुए। फ्री हैंड ड्राइंग के माध्यम से नक्शे बनाए गए। कैथी लिपि में आपको खतियान लिखा गया। ये सारी चीजें पुरानी हो गई। अब आप जानते हैं टेक्नोलॉजी का कितना महत्व हमारे आपके जीवन में है। तो टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग, भरपूर सहारा लेते हुए यह विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। और विशेष सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीक, आधुनिक मशीन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। आपने एक नाम सुना होगा ETS, एक मशीन है जिससे बहुत ही एक्यूरेटली एक ही बार कई जगहों की मापी इत्यादि की जाती है। जो हम लोग चेन टेप के माध्यम से पहले किया करते थे, वो तकनीक पुरानी हो गई है। अब नई तकनीक से मापी अन्य कार्य भी इस सर्वे में किए जा रहे हैं। इस सर्वे को प्रारंभ करने के पहले सर्वप्रथम हवाई एजेंसी के माध्यम से पूरे इलाके का फोटोग्राफी कराया गया और उसके आधार पर एक मैप तैयार किया गया, जिसको लोग ऑर्थो मैप हम लोग कहते हैं। वो मैप में जो खेत की जो सीमा है, मेड़ है, चौहद्दी है, उसको दिखाते हुए वो मैप बना। और उसी फोटोग्राफी के बाद इस के द्वारा जो हमें नक्शा प्राप्त हुआ, उसके आधार पे हम लोगों ने सर्वे का काम प्रारंभ किया है। इस सर्वे में बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस सर्वे में आप देखेंगे कि हर एक बिंदु का एक कोऑर्डिनेट होता है। अर्थात हम लोग जो जीपीएस का वर्ड जानते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो आप यूं समझिए कि इस नक्शे पर, इस सर्वे में बने नक्शे के हर बिंदु को हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से पहचान सकते हैं। इस सर्वे में जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, जो खतियान बनते हैं, जो नक्शे बनते हैं, या सर्वे के डिफरेंट जो चरण हैं, जो कार्य होते हैं, ये सारे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर व्यक्ति के लिए देखने के लिए उपलब्ध है। इसके लिए एक साइट बना हुआ है। आप जब जाएंगे DLRS साइट पे जाएंगे तो आपको भू सर्वेक्षण के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं कि आपके गांव का सर्वे आज की तिथि में किस स्थिति में है। एक ऐप भी तैयार किया गया है, सर्वे ट्रैकर। सर्वे ट्रैकर ऐप के माध्यम से भी आप नोट कर लीजिए, सर्वे ट्रैकर। सर्वे ट्रैकर में आप देख सकते हैं कि आपके गांव का आज की तिथि में सर्वे का क्या स्थिति है, आपके गांव का अमीन कौन है, आपके गांव का कानूनगो कौन है, आपके गांव का ASO कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और आज की तिथि में उस गांव का सर्वे की क्या स्थिति है। ये सारी सूचनाएं बहुत ही पब्लिक फ्रेंडली बनाया गया है। आपको इजीली आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो सर्वे ट्रैकर एक आसान ऐप है जो सबको अपने मोबाइल के माध्यम से देख लेना चाहिए। इतना ही नहीं, जो जितने भी खतियान डिजिटली बनते हैं वो सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमेशा उपलब्ध रहेंगे। जो भी डेटा है कभी भी गुम होने वाली चीज नहीं है, ना जलने और खोने वाली चीज रहेगी। आपको कभी भी किसी डॉक्यूमेंट के लिए किसी रिकॉर्ड रूम का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इवन जो नक्शे बनेंगे, जो मानचित्र बन रहे हैं, वो सभी भू नक्शा सॉफ्ट पर उपलब्ध है। वो डिजिटली उपलब्ध प्लेटफॉर्म पे है। आप जब चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसकी जो भविष्य की जो योजना है, जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है, इस तरीके से लैंड अकाउंट भी आपका संधारित होगा। अर्थात आपके पास आपके द्वारा धारित भूमि का डिटेल आपके मोबाइल में उपलब्ध रहेगा। आप जान सकेंगे कि मेरे अकाउंट में कितनी भूमि है, कहाँ है, और आज की तिथि में कोई परिवर्तन होता है तो उसका भी SMS अलर्ट या जो कह ली जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस तरीके की भावी योजनाएं हैं और इस तरीके से यह जो सर्वे है एक बहुत ही आगे की रास्ते को प्रशस्त कर रहा है और हम लोग को एक अच्छे भविष्य की तरफ हम लोग इसके माध्यम से बढ़ेंगे। और भूमि विवाद इत्यादि की समस्या आज की तिथि में काफी अधिक है,
ये चीजें धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इस कार्यक्रम को करने के लिए सरकार ने एक अधिनियम एक्ट, एक रूल्स नियमावली बनाया। 2011 और 2012 में संशोधित होकर के बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम और बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली 2017, 19 और 24 ये उससे संशोधन होते गए। ये सभी नियम, अधिनियम, नियमावली इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए हम लोग को गाइड करता है। तो ये एक जानकारी के तौर पे आपको मैंने नियम और नियमावली की जानकारी दी है। कुछ बातें और बताना चाहूंगा कि ये व्यवस्था जो है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत एक डायरेक्टरेट निदेशालय का गठन हुआ है। उस निदेशालय को हम लोग कहते हैं भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन ये सारा सर्वे का काम चल रहा है। प्रशासनिक ढांचा इसमें बनाया गया है कि किस तरीके से संपूर्ण कार्य को कराया जाए। इसके लिए जिला स्तर पे जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में पदाधिकारी यहाँ रहते हैं और जिला स्तर पे जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के सहयोग के लिए राजस्व पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और कार्यालय कर्मी का एक व्यवस्था किया गया है। इसी तरीके से जिला के बाद सभी अंचल स्तर पर एक शिविर कार्यालय की स्थापना की गई है और उस शिविर कार्यालय में एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं। उनके सहयोग के लिए कानूनगो है, उनके सहयोग के लिए अमीन है, विशेष सर्वेक्षण अमीन है और उनके शिविर कार्यालय में वहां लिपिक की व्यवस्था है। इस तरीके से पूरा एक सेटअप बनाया गया है, इसके माध्यम से विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। हम थोड़ी सी जानकारी आपको इन कार्यालयों के बारे में बता दें, क्योंकि कटिहार जिले में सभी 16 अंचलों में यह कार्यालय काम कर रहा है। तो थोड़ा मैं बता दूं, कोढ़ा अंचल में ये पंचायत सरकार भवन बहरखाल में ये ऑफिस है, फलका में पंचायत सरकार भवन बरेटा में, कुर्सेला अंचल में ऑडिटोरियम भवन कुर्सेला, कटिहार में मनरेगा भवन भावारा, समेली में पंचायत सरकार भवन मुरादपुर, बरारी में पंचायत सरकार भवन लक्ष्मीपुर, प्राणपुर में पंचायत सरकार भवन बस्तौल, कदवा अंचल में पंचायत सरकार भवन भोगांव, हसनगंज अंचल में प्रखंड सह अंचल कार्यालय हसनगंज के प्रथम तल पर, डंडखोरा में हल्का कचहरी सौरिया पंचायत भवन डंडखोरा, मनिहारी अंचल में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र मनिहारी में, मनसाही अंचल में सद्भाव मंडप अंचल परिसर मनसाही, अहमदाबाद में प्रखंड सह अंचल परिसर प्रथम तल अहमदाबाद में, आजमनगर अंचल में पंचायत सरकार भवन आजमनगर, बारसोई अंचल में पंचायत सरकार भवन बारसोई और बलरामपुर अंचल में नगर पंचायत कार्यालय पुराना तेलता में। इन जगहों पर सभी 16 अंचलों में ये शिविर कार्यालय क्रियाशील है और इन कार्यालयों में आप सभी किसी प्रकार की समस्या होने पर आप वहां जाएं और वहां के अधिकारी, विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी से संपर्क करें और वे समस्याओं का समाधान कराएंगे। कटिहार जिला में एक संक्षिप्त जानकारी दे दूंगा आपको कि कुल 1577 राजस्व ग्राम हैं, जिसमें से अभी वर्तमान में कुल 1514 गांवों में हम लोग विशेष सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं। सरकार का ये निर्णय है कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र को छोड़कर केवल ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्रामों का विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है। अभी नगरीय क्षेत्र में पड़ने वाले एरिया का, क्षेत्रों का अभी हम लोग विशेष सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं। प्रथम चरण में जो 178 गांव हम लोग सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं और जो द्वितीय चरण जो 13 अंचलों में चल रहा है अभी, उसके कुल 1336 गांव में, 1336 गांव में ये द्वितीय चरण का सर्वेक्षण का काम हम लोग कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हम सर्वे जो काम कर रहे हैं इन्होंने उसमें पिछला सर्वे जो था RS सर्वे, उसको आधार मान करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जो हमें वर्तमान में जो हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से, हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से जो नक्शा प्राप्त हुआ है,
उसको आधार मान करके, और पिछला आरएस सर्वे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो खतियान है, जो मैप है, उसको आधार मान करके, और आगे की प्रक्रिया हम लोग आपके बीच में सर्वे को लेकर के चला रहे हैं। सर्वे के बारे में, विशेष सर्वे के बारे में कुछ जानकारी आपको होना आवश्यक है, क्योंकि इसके विभिन्न प्रक्रम है, विभिन्न चरण हैं और प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रियाओं को जब आप जानेंगे तब आपकी सहभागिता बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे, आपका सर्वे भी सही तरीके से हो पाएगा। क्योंकि सर्वेक्षण का कार्य एक बहुत ही लंबी अवधि के बाद होता है, और एक तरीके से एक बार होने के बाद फिर काफी दिनों तक वो सर्वे का जो काम है वो उसी पर सारी चीजें होती रहती हैं। तो इसलिए भी आवश्यक है कि आप सभी कटिहार के जो जितने भी हमारे भाई बहन हैं ध्यान देंगे कि आप इसको विशेष रूप से ध्यान दे करके, सामान्यतया अन्य परियोजना योजना कार्यक्रम से भिन्न ये सर्वे का काम हुआ करता है। थोड़ा समय लगता है, अभिलेख के आधारित होता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखें, और एक तरह से ऐतिहासिक होता है। आपके जीवन काल में, मेरे जीवन काल में सर्वे का काम एक बार हमें देखने को मिल गया, हो सकता है मेरे आने वाले जनरेशन को एक दो जनरेशन के बाद ही वो फिर देखने को मौका मिलेगा। इसलिए बहुत ही रेगुलर काम होने की चीज नहीं है, कि कभी कदाल होता है। इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान दे करके अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग सर्वे का काम को करा लेंगे। हम लोगों ने जब प्रारंभ किया द्वितीय चरण का काम, तो प्रचार प्रसार के रूप में हम लोगों ने आप लोगों के बीच में ग्राम सभा का आयोजन कराया है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से काफी लोगों की सहभागिता हुई। लोगों के बीच में सभी अमीन, सभी हमारे जो एएसओ हैं, सभी कानून को गए, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधिगण, माननीय मुखिया जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उसमें सहभागिता हुई। लोगों के बीच में बातों को प्रचारित किया गया, समझाया गया, तरीके बताए गए। काफी सफलतापूर्वक इस जिले में ग्राम सभा प्रचार के माध्यम से प्रचार प्रसार और जन जागरूकता का काम किया गया था। अब हम उस बात पे आना चाहते हैं जिसको लेकर के प्रारंभ में लोगों के बीच थोड़ी भ्रांतियां हुई थी, और फिर धीरे धीरे चीजों को स्पष्टता सरकार की ओर से की गई, और काफी सफलतापूर्वक उन चीजों को किया गया। ये बता दें कि सर्वे जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहला जो काम होता है वो उद्घोषणा का होता है, डिक्लेरेशन की बात होती है। हम डिक्लेयर करते हैं इसी अधिनियम के तहत कि हम आपके गांव का विशेष सर्वेक्षण का काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। वो प्रपत्र 1 में एक उद्घोषणा, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम आपके प्लॉट में जाएंगे, आपके प्लॉट की लंबाई, चौड़ाई इत्यादि, पैमाई से इत्यादि हम सर्वे करेंगे। इस अधिनियम की उस धारा के तहत हमें अधिकार प्राप्त होता है उद्घोषणा के माध्यम से कि हम आपकी भूमि में जाकर आपके भूमि का, लैंड का सर्वे कर सकें। इसी उद्घोषणा के माध्यम से हम यह भी कहते हैं आपसे कि आप अपने जो भी आपका प्लॉट है, जो भी आपकी जगह है, उसकी चारों सीमा को दुरुस्त कर लीजिए। आप सारे चारों सीमा को, आप अपना मेड़ को तैयार कर लीजिए, ताकि सर्वे के समय ये चीजें दुरुस्त हो रहें। आपके कागजात भी आप अपने तैयार कर लीजिए। ये सारी चीजें हम उद्घोषणा के माध्यम से हम कहते हैं। तो हमने उद्घोषणा इस जिले के सभी राजस्व ग्राम के लिए अगस्त सितंबर में मैंने किया है, और वो सारा चीज इस डीएलएस साइट पे देखा जा सकता है। और इसके बाद, उद्घोषणा के बाद एक प्रक्रिया है जो आपसे जुड़ा हुआ, सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, वो है स्वघोषणा का, सेल्फ डिक्लेरेशन का। स्वघोषणा एक का फॉर्म है, उस फॉर्म को हम लोग P2 फॉर्म कहते हैं, फॉर्म नंबर 2। उस स्वघोषणा के माध्यम से सभी रैयत जिनकी भूमि है, उनसे यह अपेक्षा की जाती है वो स्वघोषणा के डिक्लेयर करें कि अमुक अमुक लैंड, अमुक अमुक भूमि आपकी है, मेरी है। इस तरह की घोषणा आपको करना है। आप उस घोषणा के माध्यम से हमें बताते हैं कि ये जमीन मेरी जमीन है, जिसमें आप प्लॉट नंबर, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी कैसे आपको प्राप्त हुआ है, क्या उसका डॉक्यूमेंट है आपके पास, इन चीजों के बारे में आप जानकारी देते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि इस कटिहार जिला में अभी तक 1 लाख से अधिक
हमें आवेदन स्वघोषणा के प्राप्त हो चुके हैं और उसमें ये भी बताएं कि इसमें दोनों तरीके से आप स्वघोषणा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लगभग 90,000 के आसपास लोगों ने ऑफलाइन तरीके से ये स्वघोषणा का पत्र जमा किया है। लगभग 20,000 के आसपास ऐसे आवेदन हैं जो आपने ऑनलाइन के माध्यम से भेजा है। इसके लिए हमारे जो अमीन हैं, हर एक गांव के लिए एक अमीन चिन्हित किए गए हैं। उन अमीन का ये टास्क है कि वो को नियमित रूप से आपके गांव जाएं और आपसे आपका स्वघोषणा प्राप्त करें। इस प्रकार से इतनी घोषणा प्राप्त हुए हैं। अगर किसी कारण से आपका संपर्क अमीन से नहीं हो पाता है, आप स्वतंत्र हैं कि वो आवेदन T2 का आवेदन, स्वघोषणा का आवेदन आप स्थानीय जो अंचल कार्यालय है, जो सिविल कार्यालय है, वहां जाके दें और उसकी प्राप्ति लें। आप डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, आप जिला कार्यालय को भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इन सभी माध्यमों से आप अपना P2 का वो स्वघोषणा का आवेदन जरूर भेज दीजिए। अभी भी समय है, क्योंकि पहले जो अधिनियम में जो नियमावली में प्रावधान था उसके मुताबिक उद्घोषणा के 45 दिन तक ही स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करने का प्रावधान था। सभी लोगों की समस्या को देखते हुए सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और उस 45 दिन की सीमा को बढ़ा करके 180 दिन किया गया था। ये विशेष व्यवस्था आप लोगों की समस्या को देखते हुए ये सरकार की ओर से निर्णय लिया गया और काफी बड़ी राहत लोगों को मिली और आज की तिथि में एक बड़ी संख्या में स्वघोषणा भी प्राप्त हुआ है, अभी भी प्राप्त हो रहा है। तो 31 मार्च तक इसकी तिथि रखी गई है, तो आप इस स्वघोषणा को अधिक से अधिक अपने भूमि के बारे में जानकारी जरूर दे दें। स्वघोषणा में ऐसा भी नहीं है कि आप जानकारी दें तो डॉक्यूमेंट आपके पास स्वघोषणा के समय होना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आप जानकारी दे दें, स्वघोषणा डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप बाद में दे सकते हैं, जब आपकी जो प्रक्रिया चलेगी तो तब भी दे सकते हैं। लेकिन स्वघोषणा में बताने से ये जानकारी हम लोग को प्राप्त हो जाती है कि अमुक अमुक प्लॉट के बारे में लोगों ने बताया है कि ये प्लॉट आपका बनता है। हम लोग इस तरीके से स्वघोषणा से ये जानकारी मिलती है। एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो आपको देना है, आप लोग दिया भी है, इसको लेके प्रारंभ में थोड़ी समस्या, थोड़ी शंकाएं हुई थी लोगों के बीच में, वो है वंशावली। तो ऐसी भूमि किसी रैयत को, किसी व्यक्ति को ऐसी भूमि प्राप्त हुई है जिसके डॉक्यूमेंट में उनका नाम नहीं है, अर्थात उनके पूर्वजों के नाम पे डॉक्यूमेंट है, खतियान है या कोई और डॉक्यूमेंट है जो उनके स्वयं के नाम पे नहीं है लेकिन उनके पूर्वज के नाम पर है। तो ऐसी स्थिति में उनका अधिकार को डिसाइड करने के लिए कि ये जमीन आपका ही है या आपके भाइयों का नहीं है, आपके दूसरे को शेयर का नहीं है, इसको तय करने के लिए एक वंशावली देना है। उसका फॉर्म नंबर 3 का 1 है फॉर्म संख्या। उस फॉर्म में अपने वंशावली के बारे में जानकारी देना आपको है और वो भी सिंपल है, स्वघोषित है। किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से, किसी जनप्रतिनिधि से उसको सत्यापन इत्यादि कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपका सेल्फ डिक्लेयर्ड स्वघोषित वंशावली है कि आपके जानकारी मुताबिक आपके वंशावली में आपके पूर्वज, आपके कौन कौन आपके भाई हैं, बहन हैं, इनके बारे में जानकारी उसमें देनी है। तो वो एक वंशावली है जिसके लिए प्रारंभ में लोग परेशान हो रहे थे कि इसको कर्मचारी इत्यादि से साइन वाइन करवाना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप स्वघोषित वंशावली आपको देना है। लोग इस काफी संख्या में इस तरीके के वंशावली ही प्राप्त हो रहे हैं। ये 2-3 प्रक्रिया जो मैं बताया, उद्घोषणा, स्वघोषणा और वंशावली, ये 3 प्रक्रिया जो सीधे आपको जानने के लिए आवश्यक है, इसलिए मैंने इन तीनों को विस्तार पूर्वक आपके बीच रखा। और 31 मार्च जैसा कि बताया गया ये समय है, आप कोशिश करें इस अवधि में आप अधिक से अधिक संख्या में अपनी जमीन के बारे में जो भी पेंडिंग रह गया, जो नहीं दे पाए हो, जरूर आप स्वघोषणा जमा कर दें। अब मैं जो अगला चरण बताने जा रहा हूं वो मुख्य रूप से सर्वे के विभिन्न प्रकरणों के बारे में है और इसका बताने का मकसद ये है कि आपको इन चरणों में आपकी भी सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन चरणों में आप सहभागी होंगे
और आप यदि किसी कारणवश आप स्वघोषणा न दे पाए हो, आप जमीन के बारे में अपनी जानकारी न दे पाए हो, तो इन चरणों में भी, इन फेजेस में भी आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी जमीन के बारे में, अपनी भूमि के बारे में जानकारी देने के लिए। इसलिए इन चीजों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके बाद जो सर्वे होगा वो होगा फील्ड में सर्वे। फील्ड का काम होगा, क्षेत्र में जाकर के हमारे अमीन, कानूनगो, एएसओ जाएंगे और इस काम को शुरू करेंगे। तो पहला काम होता है किश्तवार, कहते हैं किश्तवार। देखिए किश्तवार हम लोग सेकेंड फेज में अभी जहां 13 अंचल हमारे कटिहार में है, जहां पर स्वघोषणा प्राप्त करने का काम चल रहा है अभी, तो स्वघोषणा काम की समाप्ति के पश्चात किश्तवार का काम प्रारंभ होगा। और किश्तवार सभी गांव में नहीं, इकट्ठे नहीं प्रारंभ होगा, क्योंकि मेरे यहाँ अभी 225 अमीन है, तो एक अमीन एक गांव का किश्तवार एक बार में करेगा। तो मतलब हुआ कि पूरे जिले में 13 जो अंचल जिसमें सेकेंड फेज चल रहा है जहां पर, वहां पर उन 13 अंचलों में 225 गांव में अभी किश्तवार का काम प्रारंभ होगा। तो इसलिए इसकी जानकारी भी ऐसे राजस्व विभाग में दी जाएगी समय पर, और उस किश्तवार में हम अपेक्षा करेंगे कि उस गांव के जो जितने भी रैयत हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और किश्तवार में भी जो जानकारी आप स्वघोषणा में नहीं दे पाए हैं उस स्थिति में भी आप देंगे। किश्तवार में होना क्या है इसको बता दें आपको। हमें जो नक्शा प्राप्त होता है, जो हवाई एजेंसी के माध्यम से नक्शा जो बनाए गए, जिसमें सभी प्लॉट्स को दिखाए गए हैं, उसको वेरीफाई करना है। साथ ही साथ यदि उसमें कोई अंतर है तो उसमें प्लॉट को सही करना भी है और प्लॉट का नंबरिंग भी करना है। तो जिसमें नंबर्ड नहीं रहता है मोटे तौर पर, उसको नंबरिंग भी करना है, और उस प्लॉट के कौन मालिक हैं आज के डेट में, उसकी एक प्रारंभिक जानकारी जो आपके माध्यम से फील्ड में जाने पे पता चलेगा, उसको भी नोट करना है। तो लब्ध-लुबाब किश्तवार में हम इस तरीके से एक एक प्लॉट का वेरीफाई करेंगे। अमीन हमारा एक एक प्लॉट को वेरीफाई करेगा, उस प्लॉट के जो मालिक है उसके बारे में जानकारी नोट करेगा। कागज आपसे नहीं मांगेगा, ना देखेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आपसे केवल जानकारी लेगा कि इस प्लॉट के मालिक कौन है, रकबा कितना है। यदि उसमें नक्शे में कोई थोड़ा सुधार की आवश्यकता है तो सुधार भी करेगा। अगर प्लॉट में लंबा बड़ा हो गया उसको ठीक करेगा, अगर कोई लाइन गलत है तो उसको हटाएगा, अगर कहीं लाइन देने की जरूरत तो लाइन खींचेगा भी। तो ये काम किश्तवार के क्रम में होगा। उसी क्रम में गांव का सीमा का सत्यापन भी होता है। उसी क्रम में जो नक्शे में त्रिसीमाना, ट्राई जंक्शन कहते हैं, त्रिसीमाना कहते हैं इसको, उसका भी वेरिफिकेशन करता है लोग। उसके लिए भी ईटीएस मशीन जो है उसके माध्यम से गांव का त्रिसीमाना को फिक्स करते हैं लोग। ये ऐसी चीजें हैं जो नक्शा को निर्धारण बनाने में इन चीजों को आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि किसी गांव में मुस्तकिल एक चीज होता है जहां से लोग अपने प्लॉट्स का लोकेशन को फिक्स करते हैं, तो मुस्तकिल को ढूंढना, ट्राई जंक्शन को फिक्स करना, सीमा को सत्यापन करना, जो गांव का बाउंड्री 200 500 जितने भी प्लॉट बने, तो सभी प्लॉट के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए तो समझेंगे हम कि तब एक नक्शा जो नक्शा मैप था उसमें किश्तवार के आधार पर नक्शा को फिर सही किया जाएगा, और फिर किश्तवार के आधार पर फिर एक नया नक्शा निकलेगा। एक एजेंसी यहाँ जिला मुख्यालय में बैठी हुई है जो इन्हीं मैप्स को, इन्हीं नक्शों को ठीक करती है। फील्ड का वर्क होता है, फील्ड वर्क में जो नक्शा में सुधार किया गया उसके मुताबिक यहाँ नक्शा एजेंसी इसको ठीक करके फिर से नक्शा बना करके तैयार करता है, नक्शा उपलब्ध कराता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो कार्य होगा वो है खानापुरी का। खानापुरी या इसको याददाश्त भी कर सकते हैं। यही दो ही काम, किश्तवार और खानापुरी, ये दो ऐसे काम हैं, सर्वे का मूल आधार है, बेसिक वर्क है। ये दोनों काम में हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे सभी भूधारक जितने भी लैंड ओनर्स हैं अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, और यही स्टेज है जिसमें सारी जमीन के बारे में डिटेल फील्ड वर्क हो जाया करता है। इसके बाद जितने भी काम होते हैं वो संशोधन के बारे में, आपकी आपत्तियों के बारे में आती है। अदरवाइज बेसिक वर्क या जो मूल काम है, ये दोनों मूल काम किश्तवार और खानापुरी के स्टेज में हुआ करता है। तो खानापुरी में क्या है कि खानापुरी में एक्चुअली जो किश्तवार में आपने जिस प्लॉट के बारे में कहा कि ये मेरा अमुक प्लॉट मेरा प्लॉट है, जिसका आपने दावा किया,
उसके बारे में आपसे पेपर की मांग की जाती है, आपसे उसका अभिलेख की मांग की जाती है। अभिलेख आपका लगान रसीद हो सकता है, अभिलेख आपका पुराना खतियान हो सकता है, अभिलेख आपका कोई केवाला हो सकता है, अभिलेख आपका कोई पर्चा हो सकता है। विभिन्न प्रकार के जो राजस्व अभिलेख होते हैं जमीन से के संबंध में, आप उसको लेकर के अपने आपके द्वारा दावा किए गए प्लॉट के बारे में खानापुरी में आप उसको प्रस्तुत करेंगे और उस खानापुरी प्रक्रिया में आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज के आधार पर वहां पे निर्णय को कहते हैं याददाश्त। याददाश्त होता है, पारित होता है कि हाँ अमुक प्लॉट आपका हुआ, इसका रकबा ये हुआ। इस तरीके से याददाश्त पंजी में जहां आपका भी साइन होता है, याददाश्त पंजी में उसका संधारण मेंटेनेंस होता है और वहां आप भी साइन करेंगे कि हाँ ये चीज पास हुआ। उस याददाश्त की प्रक्रिया में दो ढंग से होती है। वहां ऐसी भूमि जो सरकारी भूमि है और कुछ भूमि रैयती भूमि है। तो सरकारी भूमि का जो याददाश्त जो डिसाइड करने वाले अधिकारी है वो एएसओ होते हैं, जो आपके अंचल स्तर पे पदस्थापित है। और जो रैयती भूमि है, जो निजी भूमि है, उसके बारे में डिसाइड हमारे कानून करते हैं। उसी याददाश्त में डिसाइड करते हैं कि ये रैयती भूमि इनका हुआ और इसका रकबा हुआ। ये दो प्रक्रिया खानापुरी में याददाश्त पंजी के माध्यम से ये होता है। तो इस तरीके से सभी प्लॉट्स के बारे में जितने भी लोग अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, याददाश्त पारित होता है। ये प्रक्रिया जो प्रथम फेज में जो 3 अंचलों में हुआ, उसमें पाया गया कि बहुत सारे प्लॉट्स के लोगों ने दावा प्रस्तुत ही नहीं किया। जब हम लोग इसकी समीक्षा में गए तो हम लोगों ने ये पाया है कि वास्तव में जमीन पे रैयत दखलकार हैं और कोई विवाद भी नहीं है, निर्विवाद रूप से दखल करके उसका जोत आबाद कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि उनके भाइयों के बीच में, उनके पट्टेदारों के बीच में उस प्लॉट को लेकर के जो आपसी बंटवारा होता है, उसका अभाव के चलते वो अपना सर्वे के समय अपना पेपर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यतया ऐसे मामले काफी अधिक संख्या में देखे गए। इसका परिणाम ये हुआ है कि उन प्लॉट्स के बारे में लोगों के द्वारा अपना दावा प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण हम लोग उसका सर्वे नहीं कर पाए हैं और सारे प्लॉट्स हम लोगों को बिहार सरकार के रूप में दिखाना पड़ रहा है। तो काइंडली आपसे अनुरोध होगा कि सर्वे से पहले जो आपस का जो भी प्लॉट आप जो जोत आबाद कर रहे हैं, जो भी आपसी समझौता है, जो भी बातें हैं आपस में, उसको जरूर क्लियर कर लीजिए। खासकर रैयती भूमि में ऐसा देखा जा रहा है कि आपके बीच में जो आपने केवाला करके म्यूटेशन दाखिल खारिज करा लिया, वो आपकी निजी भूमि तो है ही, लेकिन जो पुश्तैनी जमीन है, जो आपके पूर्वजों से प्राप्त हुआ, जिसमें आपके अलावे आपके भाइयों का, बहनों का भी हिस्सा होता है, ऐसी भूमि में आप दखल करके अपना शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कागजात के रूप में, कागजी तौर पर उसको आप लोगों ने संधारित नहीं किया है। उसमें वो सिंपल है, आपसी पंचनामा बंटवारा करके आप कागज बना लेंगे, उसको मान्यता देती है। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं है कि कोर्ट से ही बंटवाया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उसके वंशावली बनाइए और वंशावली के आधार पर जो भी उसमें जो शेयर होल्डर हैं, उन सबों के बीच में बैठ करके आप एक कागज बना लीजिए। आपसी पंचनामा बंटवारा कुछ पंच के समक्ष बनवा लीजिए। वो पंचनामा बंटवारा, खानगी बंटवारा में के आधार पे हम लोग सर्वे का काम करने के लिए तैयार है, उपलब्ध है। काइंडली ये समय है आपको इन चीजों को बना करके तैयार करने की, ताकि जब हम लोग आपके बीच में ये जब खानापुरी का काम करें तो उस समय फिर ऐसा ना हो कि हम फिर आपका सर्वे हम नहीं कर पाए, छूट जाए, ऐसा नहीं हो। इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे और खानापुरी के काम को सफलतापूर्वक करा लेंगे। इसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, बेसिकली वो आपत्ति की प्रक्रियाएं हैं और कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस की प्रक्रियाएं हैं, जिसके बारे में जानकारी जरूर आपको देंगे, क्योंकि तो ये जो है इसके आधार बाद में जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है खानापुरी पर्चा। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जब हम लोग जब खानापुरी का काम कर लेते हैं तो हम लोग एक खेसरा पंजी बनाते हैं। खेसरा पंजी जब बन जाता है तब हम लोग ये तैयार हो जाता है और सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होती है। बता दूंगा आपको, जितनी प्रक्रियाएं, सारी डेटा उसी भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में, भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पोर्टल पर सारी डेटा ऑनलाइन अपलोड होता है और सारा अपडेटेड होकर के सभी
बाय डिफॉल्ट वो जनरेट होता है सारा डॉक्यूमेंट। तो इसके बाद हम लोग आपको एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट देंगे। इस सर्वे के बाद आपको बताएंगे कि आपका सर्वे में क्या हुआ। वो आपको एक पर्चा देंगे, कहते हैं उसको खाना पूरी पर्चा। उस पर्चा में आपको हर एक रैयत को ये जानकारी दी जाएगी कि आपका उस गांव में, किसी एक गांव में आपकी कितने प्लॉट्स हैं। मान लीजिए किसी एक गांव में आपके 5 प्लॉट हैं, तो पांचों प्लॉट का नंबर, उसकी चौहद्दी, उसका रकबा, ये सारी जानकारी देते हुए आपको एक पर्चा मिलेगा एक राजस्व गांव में। इसमें सारे प्लॉट्स की जानकारी आपकी रहेगी, जो आपने बताया, जो सर्वे में आपने प्रेजेंट किया, उसके आधार पर। अगर आप बताएंगे नहीं तो फिर तो नहीं मिल पाएगा आपको। आपने जो बताया, जो जानकारी दी, उसके आधार पर जो खाना पूरी पर्चा तैयार होगा, वो खाना पूरी पर्चा आप तक जाएगा, हमारे अमीन आप तक देंगे, शिविर कार्यालय में उपलब्ध रहेगा, आपको भी वितरण होगा। तो खाना पूरी पर्चा एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपको हम देते हैं। ये बताते हैं कि किस बार खाना पूरी, ये सारी प्रक्रिया में हमने आप क्या किया है, आपको बता दिया। खाना पूरी पर्चा के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट और हम देते हैं, वो नक्शा है। वो छोटा नक्शा होता है A4 साइज के पन्ने पर, जिसमें आपको बताते हैं कि आपके प्लॉट की लंबाई, चौड़ाई, आपका शेप, इसका आकार कैसा है। तो वो उसको कहते हैं LPM, लैंड पार्सल मैप। तो लैंड पार्सल मैप, अगर मान लेते हैं कि आपके गांव में आपकी 7 प्लॉट हैं, तो 7 प्लॉट का अलग अलग LPM मिलेगा था। 7 पन्नों में आपको 7 LPM मिलेंगे। तो एक खाना पूरी पर्चा, और उस खाना पूरी पर्चा में जितने प्लॉट होंगे उतने पन्नों का में आपको LPM मिलेगा। तो ये हम लोग की प्रक्रिया है, अर्थात हर एक रैयत को खाना पूरी पर्चा और LPM का वितरण इस खाना पूरी प्रक्रिया के बाद आपको होना है। उसको आप जब देख लेंगे और उसमें अगर लगता है कि आपके नाम में गलती हो गई है, आपके प्लॉट नंबर में अशुद्धि हो गई है, आपके रकबा में कोई गलती, चौहद्दी में कोई गलती हो गई है, तो आप उसको देख के संतुष्ट हो लेंगे। कहीं अशुद्धि, कोई त्रुटि हो गई होगी, आपको मौका मिलेगा कि LPM प्राप्त होने के अगले 30 दिन के अंदर आप दावा आपत्ति करेंगे। आपके अंचल ऑफिस में आप दावा आपत्ति देंगे कि भाई मेरे इस खाना पूरी पर्चा में ये गलती हो गई है, तो वो आप वो देंगे। तो फिर वहां पर उसकी सुनवाई अगले 30 दिन में होगी, अर्थात 60 दिनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर उस LPM के संबंध में, खाना पूरी पर्चा के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति होगी, उसको आपका निराकरण वहां के ASO जो हैं, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अंचल के जो हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो खाना पूरी पर्चा के आवेदन के लिए एक फॉर्म होता है, उसको कहते हैं फॉर्म संख्या 8। प्रपत्र 8 में आप जो है सो शिविर कार्यालय में आप जो है सो देंगे। अंचल कार्यालय को आप अंचल अधिकारी न समझे, क्योंकि अंचल, इसी में कह रहा हूं, चूंकि राजस्व से जुड़ा हुआ चीज से अंचल कह रहा हूं, लेकिन अंचल में एक शिविर कार्यालय है जो बंदोबस्त का अलग से कार्यालय है। तो वहां जाकर के आप इसको देंगे, आपत्ति जमा करेंगे, इसकी सुनवाई होगी, आप अपना पक्ष रखेंगे और ASO के द्वारा निर्णय होगा। निर्णय के पश्चात फिर उसमें सुधार किया जाएगा। तो ये एक तरीका, एक प्रथम आपको मौका मिला सुनवाई करने का, आपकी आपत्ति को सुनने का। तो ये 30 दिन का, 60 दिन का मैंने बता दिया आपको। और ये प्रक्रिया हो जाने के बाद आपने दावा आपत्ति दिया, सुनवाई समाप्त हो गया, तब जाकर के मोटे तौर पर हम लोग अब तैयार हैं कि आपको एक खतियान देने के लिए। इसको हम लोग अंतिम नहीं मानते हैं, इसको ड्राफ्ट मानते हैं, प्रारूप मानते हैं। ये हमने सर्वे किया, खाना पूरी की इस्तबार किया, आपकी आपत्ति को सुना, खाना पूरी पर्चा बांटा, आपत्ति सुना, और हम लोगों ने तैयार किया आपके गांव का ये खतियान है, ये नक्शा है। इसको हम लोग ड्राफ्ट कहते हैं, प्रारूप है, ये अंतिम नहीं है। ये ड्राफ्ट खतियान प्रारूप प्रकाशन के रूप में हम प्रकाशित करते हैं और अपने अंचल शिविर कार्यालय पर इसको प्रसारते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपके गांव में भी आपको प्रदर्शित करेंगे, जिस गांव में है उस गांव का वहां प्रदर्शन होगा कि आप देख लीजिए कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो हुआ है उसमें कोई अशुद्धि तो नहीं हुई है, कोई गलती तो नहीं हुई है। फिर आपको मौका मिल रहा है कि आप फिर देख लीजिए, और अगर कोई मन में संशय है, सुधार करने की आवश्यकता है, तो फिर से आपत्ति दीजिए। तो सेकेंड टाइम आपको आपत्ति करने का मौका दिया जा रहा है प्रपत्र 12, मतलब प्रारूप प्रकाशन के पश्चात।
प्रारूप प्रकाशन के पश्चात अगले 30 दिनों में फिर आप अपना आपत्ति दे सकते हैं। फिर आपत्ति देंगे और उसकी फिर सुनवाई एएसओ के द्वारा ही की जाएगी, सिविल कार्यालय के स्तर पर ही की जाएगी, और ये दूसरी बार आपत्ति देने का मौका है और इसके आधार पर वो निर्णय लेंगे। निर्णय लेकर के आपको फिर से आपके आपत्ति पर निर्णय लेकर के सुधार करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके द्वारा दिए गए आपत्ति को सही मानकर आपके पक्ष में ही निर्णय हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो चीजों को समझ करके जांच करके निर्णय लेंगे। हाँ, आप सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपत्ति देने का आपको अवसर दूसरी बार भी मिल रहा है। आपत्ति के बाद फिर से उसको सुधार करते हैं और करके अंत में फिर वो अधिकार अभिलेख के रूप में P18 पे हम लोग का ये पूरी जो प्रक्रिया है ना सर्वे की, वो P1 से 1 नंबर से शुरू होता है और 20 नंबर तक एक फेज हो जाता है, अंतिम प्रकाशन हो जाता है। अभी तक हम लोग 12 पे आए थे। 12 नंबर था प्रारूप प्रकाशन का। 14 नंबर में दावा आपत्ति करने का जो दूसरा मौका आपको मिला वो था। अब हम लोग 18 पे आ गए। 18 पे हम लोग का एक अधिकार अभिलेख आपत्ति सुनवाई के बाद बन जाता है और लगान निर्धारण भी हमारे डीसी लाल साहब, उस समय डीसी लाल को अधिकार दिया गया है भूमि सुधार समाहर्ता को कि इसके बाद आप उसका लगान निर्धारण कर लीजिए। लगान भी एक सरकार के द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट है हर एक प्रकार के भूमि के लिए, उस हिसाब से लगान भी तय हो जाता है। और लगान तय हो जाने के बाद हम लोग एक खाता का निर्माण हो जाता है। हर एक किसान का एक खाता बनता है जो हमारे मुख्यालय स्तर पे एएसओ के द्वारा किया जाता है। तो खाता का निर्माण हो जाने के पश्चात अब हम अंतिम स्तर पे आ गए कि अब हम आपके गांव का अंतिम प्रकाशन करेंगे और हम लोग अंतिम प्रकाशन करते हुए खतियान को बनाते हैं, जिसको खतियोनी इत्यादि सामान्य भाषा में कहा जाता है अधिकार अभिलेख को, और उसको हम लोग प्रकाशित करते हैं। 4 प्रति में निकालते हैं, अंचल कार्यालयों को भेजते हैं, जिला कार्यालयों को भेजते हैं, गांव में प्रकाशित करते हैं, सिविल कार्यालय प्रकाशित करते हैं, नक्शा भी प्रकाशित करते हैं अंतिम रूप से। तो इस तरीके से अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया हम लोग कर लेते हैं। और अंतिम प्रकाशन करने के बाद फिर आपको एक अंतिम मौका, तीसरा मौका दावा आपत्ति का आपको दिया जाता है। अगर मान लेते हैं कि सिविल कार्यालय पे 2 बार आपको मौका दिया गया आपत्ति देकर सुनवाई करने का, इसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, आपका जो अंतिम प्रकाशन से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो अंतिम मौका दावा आपत्ति का देने का, उसको कहते हैं P20 21 नंबर के फॉर्म में 21। और यह दावा आपत्ति मेरे स्तर पर जिला बंदोबस्त कार्यालय कटिहार के कार्यालय में आपको देने का अवसर मिलता है और ये मेरे स्तर पर यह सुनवाई इसकी होती है और निर्णय पश्चात आपको जानकारी दी जाती है। और यह दावा आपत्ति भी आपको प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर देना है और इसमें 90 दिनों के अंदर देना है और आप इसके दावा आपत्ति पे फिर सुनवाई के पश्चात निर्णय होना है। तो मोटे तौर पर मैंने प्रक्रिया के रूप में आपको बताया कि कैसे हम लोग पूरा सर्वे का प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, कैसे घोषणा से प्रारंभ करते हैं, स्वघोषणा से प्रारंभ करते हैं, वंशावली, किस्तवार, खानापुरी, इसके बाद फिर दावा आपत्ति, प्रकाशन, दावा आपत्ति करते हुए हम लोग P20 अंतिम प्रकाशन पे आ गए। यह संक्षेप में आपको मैंने बताया है। हम समझते हैं कि इसको आप भली भांति समझने का प्रयास किए होंगे और इन चीजों की जानकारी होने से आप सर्वे की प्रक्रिया में जहां कहीं भी जो कठिनाई आपको होगी आप उसमें भाग लेंगे। इसके अलावे थोड़ी 2-3 चीज और बता दें आपको कि चकबंदी के भी कुछ मामले हैं। कुछ गांव में चकबंदी भी हुआ है, तो चकबंदी में जहां चकबंदी हो गया हो लेकिन दखल कब्जा चकबंदी के हिसाब से नहीं हुआ हो, ऐसे मामले में सरकार का विभाग का निर्देश है तो वहां पर सर्वे वास्तविक दखल के आधार पर किया जाएगा। वहां चकबंदी और आरएस को न देखते हुए जो आपका वास्तविक दखल है उसको आधार मान करके जांच करके अभिलेख इत्यादि को देखते हुए विशेष सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। इसी प्रकार सिक्किमी के बारे में लोग का भी प्रश्न रहता है कि सिक्किमी में क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 48E में
बटाईदारी का अधिकार प्राप्त होता है और 48D में उसको कायमी किया जाता है। तो जिनके पास कायमी का कागजात होगा तो उनके नाम से हम लोग खाता खोलेंगे, लेकिन अगर वो बटाईदारी 48 में ही है तब हम लोग मूल रैयत के नाम से ही खाता खोलेगा, लेकिन अभिव्यक्ति कॉलम में बटाईदार का या बटाईदार के वंशज का नाम हम लोग अभिव्यक्ति कॉलम में डालेंगे। तो इस तरीके से सिकनी के मामले हम लोग काम करेंगे। भूदान भूदान के आधार पर जो पर्चा मिलता है या अन्य पर्चा भी, पर्चाधारक भूदान के भी हो सकते हैं, और भी बंदोबस्त की पर्चा है, सीलिंग पर्चा है, विभिन्न प्रकार की पर्चा से जो प्राप्त भूमि है, आप जानते हैं ऐसी भूमि अहस्तांतरित होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। ऐसी भूमि का भी हम लोग सर्वे उसी तरीके से करेंगे। हम लोग का ये प्रयास है कि सर्वे समयबद्ध तरीके से और अच्छे तरीके से हो, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो जाए, ताकि ये मौका बार बार, ये सर्वे का काम बार बार नहीं होता, और सर्वे में अधिक से अधिक भागीदारी हो जाने से आपके लैंड भूमि का जो स्थिति है अद्यतन हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये सारी समस्याओं का समाधान इस विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से निश्चित रूप से हो जाएगा। और ये जो सर्वे हो जाएगा, अंतिम रूप से जब हम लोग खतियान का प्रकाशन कर देंगे, राज्य सरकार के स्तर से धारा 12(2) सेक्शन 12(2) के तहत इसकी नोटिफिकेशन हो गजट नोटिफिकेशन हो जाता है। उसके पश्चात ये सारे डॉक्यूमेंट्स अंचल कार्यालय को जाते हैं और अंचल कार्यालय के द्वारा इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर जमाबंदी का सृजन होगा, बनाया जाएगा, और उस जमाबंदी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सारी सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पेपर उनके नाम का नहीं है, वो पेपर उनके पूर्वजों के नाम का है, उनका हिस्सा क्लियर नहीं है। बहुत सारी योजना सरकार की विभिन्न विभागों की आती है, जिसमें मांगा जाता है कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट है आपके नाम का होना चाहिए, आपके नाम से रसीद कटना चाहिए। ये सारी समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सर्वे के रूप में हम इस जिले में हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लेंगे। कहीं भी कोई कठिनाई हो, कोई संशय हो, निश्चित रूप से हमारे सभी एएसओ जो शिविर कार्यालय में हैं, वो सारे नंबर, मोबाइल नंबर उनके सर्वे ट्रैकर पे डाला हुआ है, वह प्रदर्शित होता है। आप वहाँ उनसे मोबाइल से भी, उनसे मिलकर भी, आप संपर्क करके भी सारी समस्याओं का निदान आप कर सकते हैं। और हम कटिहार में जिला में हम लोग उपलब्ध हैं। एक जिला में जो कार्यालय है वो कारगिल चौक पर स्थित है। ये सामुदायिक भवन में ये कार्यालय स्थित है। कभी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कारगिल चौक कटिहार जो चिल्ड्रन पार्क के बगल में है, सामुदायिक भवन में है, वहां पे आकर के आप ले सकते हैं। क्या ये? हाँ, चिल्ड्रन पार्क के बगल में कार्यालय है। मैंने आपको जानकारी दिया कि ऑफिस जो ये कलेक्ट्रेट के बगल में है, इसलिए यहाँ करके कभी भी कोई समस्या किन्हीं को हो आकर के आए। स्वागत है, आपको जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ पर तत्पर रहेंगे। तो मेरी तरफ से इतनी बातें रखी गई हैं। हम समझते हैं कि, उम्मीद करते हैं कि इन जानकारी से आने वाले दिनों में कटिहार जिला में विशेष सर्वेक्षण का कार्य में निश्चित रूप से हम सबों को लाभ होगा और हम लोग सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।